दोस्तों, यूएफओ अभी तक की एक ऐसी इकलौती मशीन कही जाती है जो नियर इन्फिनिट की स्पीड में अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकती है। यूएफओ का डिजाइन और उसकी पोटेंशियल इतनी एडवांस है कि हम इंसान उसको हाई सिविलाइजेशन का यान मान चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ही जल्द इंसान भी एक ऐसा इंटरप्लेनेटरी व्हीकल बनाने वाला है जो हम लोगों के लिए एक यूएफओ के बराबर होगा। जब मैंने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना तब मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हम लोग यूएफओ को बना पाएंगे और क्या उसे बन जाने के बाद हम लोग अनंत ब्रह्मांड में असीम रफ्तार के साथ ट्रैवल कर पाएंगे। क्या है इस पूरे दावे की सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एडवांस और हाईटेक एपिसोड को। दोस्तों, हवा भले ही अदृश्य हो पर उसकी ताकत हमारी सोच से बहुत ही ज्यादा है। यह हवा की मौजूदगी है जो न सिर्फ पक्षियों को उड़ने की ताकत देती है बल्कि हमारे एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए इतना सारा फ्यूल लगता है वो सभी कहीं ना कहीं वातावरण में हवा की मौजूदगी ही है। पर अंतरिक्ष का वातावरण धरती से बिल्कुल विपरीत है। फिर चाहे हम लोग बात करें एस्ट्रॉयड या चंद्रमा की, ये सभी कुछ एक ऐसी एलेस्टियल बॉडीज है जिनमें हवा की बिल्कुल भी मौजूदगी नहीं है। हाँ, चांद पर भले ही पतली हवा की परत मौजूद है लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम है। वो इतनी कम है कि उसके प्रीजेस में कोई बड़ा फैक्टर देखने को नहीं मिलता। तो वैज्ञानिकों को इतना पता था कि जिस तरह से हमारी धरती पर फ्यूल लगातार कम हो रहा है, हमारे नॉर्मल और एस्टीरिया ऑप्टिकल स्पेस क्राफ्ट ज्यादा दिन के स्पेस में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से इन्वेंशन की मिसाल पेश करते हुए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसे स्पेस व्हीकल का इजाद करने का आइडिया पेश किया जिसकी मदद से स्पेस में फ्यूल का इस्तेमाल नियर टू जीरो हो जाएगा और ट्रैवल 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज और एफिशिएंट बन जाएगा। इसका आइडिया जबरदस्त था। जब नासा को बताया तब वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि MIT के रिसर्चर्स मानव सभ्यता का पहला यूएफओ बनाने की सोच रहे हैं। दरअसल बात यह थी कि MIT के रिसर्चर्स एक ऐसा कोई होवरिंग स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर करना चाहते हैं जो हवा और ग्रेविटी के ऊपर बिल्कुल भी ना डिपेंड होकर इंडिपेंडेंटली इंटरप्लेनेटरी सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से लिविटेट कर सके। अब इतनी जल्दी इतना सब कुछ बता दिया है तो मैं जानता हूँ कि सब कुछ सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा पर समझ में कुछ नहीं आया होगा। तो चलो इसी चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल चांद और उल्का पिंड जैसी सेलेस्टियल बॉडी में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसको पहले तो सभी वैज्ञानिक एक अभिशाप के रूप में मान रहे थे क्योंकि इस वजह से उनके स्पेस मिशन में काफी सारी तकलीफ होती थी। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के बाद सभी वैज्ञानिक नाकाबिलियत को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। होता क्या है कि जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जब सूर्य की रोशनी टकराती है तो उसकी काफी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लिमिटेड सोर्स ही हम तक पहुंच पाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे धरती के ऊपर मौजूद ओजोन का लेयर है जो खतरनाक और जानलेवा अल्ट्रावायलेट रेज को रोकते हैं और साथ ही साथ सूर्य से आने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज और बाकी सारे कंपोनेंट को भी काफी हद तक कम कर देते हैं। और वही दूसरी ओर सौर मंडल में जो बाकी चीजें उपस्थित है जिनमें एटमॉस्फेयर का नामो निशान नहीं है, वही दूसरी ओर कि सौर मंडल में जो बाकी सारी चीजें उपस्थित है जिनमें एटमॉस्फेयर का नामो निशान नहीं है और सभी सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर फेस करते हैं और उनमें सनलाइट के बीच सूर्य की रोशनी बाधित करने वाला कोई भी बैरियर नहीं होता, जिस वजह से सनलाइट सेलेस्टियल बॉडीज पर पूरी पोटेंशियल के साथ टकराती है और उनके सरफेस को रेडिएटिव और चार्ज कर देती है। चांद की सतह पर भी कई कई जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्ज पाए जाते हैं जो इस दावे को कहीं ना कहीं सही ठहराते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जब भी इन जगहों पर उपस्थित डस्ट पार्टिकल इसी तरह के रेडियस और इलेक्ट्रिक चार्ज सनलाइट रिसीव करते हैं तो उससे एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से उसके डस्ट पार्टिकल इतनी हद तक चार्ज हो सकते हैं कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जितना चार्ज ऑब्टेन कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने हिसाब से सोच समझ कर यूज किया जाए तो हमारे लिए पर्याप्त फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नासा को भी उनकी सोच में दम लगा और इसलिए उन्होंने इस आइडिया को न सिर्फ स्पॉन्सर किया बल्कि उनके एक्सपर्ट भी उनके साथ साझा कर दिए। अब देखना यह था कि आखिर किस तरह का डिजाइन और मटेरियल इस विजन के लिए सफलतापूर्वक साकार कर पाएगी। और आप हैरान रह जाएंगे कि कई असफल डिजाइन को बनाने के बाद सबसे सटीक रास्ता यही निकला कि अगर हम लोग फ्लाइंग डिस्कशन शेप डिजाइन को अगर थर्स्टन की मदद से उनमें जरूरतमंद एफिशिएंट इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट कर पाए तो एक बेहतरीन स्पेस व्हीकल कॉस्मेटिक बॉडीज के लिए बन सकता है।
और जब इसका प्रोटोटाइप दिमाग में सोचा गया तो ठीक उसी तरह से लग रहा था तो हम लोग जैसे फिक्शनल यूएफओ की कल्पना करते हैं। इसका शुरुआती मॉडल इसी चीज पर आधारित था कि कॉस्मिक बॉडीज में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज उस मशीन को स्टैटिक बूस्ट देगा, जिसके बाद उसके अंदर के इक्विपमेंट उसके चार्ज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके इंक्रीज कर सकेंगे और सतह पर बिना छोए यानी कि लेविएट करने के साथ साथ भारी भरकम चीजों को भी उठा पाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे फिल्मों में यूएफओ इंसान को उठाकर ले जाता है। इसके अलावा इसके आने वाले मॉडल के लिए सोचा जा रहा है, क्योंकि ये व्हीकल पूरी तरह से वैक्यूम को दिमाग में रखकर बनाए जाएंगे, इसलिए आगे जाकर कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के साथ इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा, जो हमारी कल्पना से 100 से 1000 गुना ज्यादा अंतरिक्ष यात्रा को तेज कर पाएंगे। आप तो जानते ही होंगे कि वैक्यूम के एनोनोइन पे छोटा सा फौज भी कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले कर सकता है। हालांकि अभी इस बात पर सिर्फ विचार चल रहा है। अगर इसके प्रोटोटाइप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली कारगर साबित हुए कि इसको एज ए स्पेस व्हीकल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसके शुरुआती स्टेज में सोचा जा रहा है कि इस मशीन को एक रोवर के रूप में यूज किया जाए, जो अपने और लॉन्ग लास्टिंग तरीके से नॉलेज भी दे पाएंगे। जरा सोचिए कि इस तरीके से इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन किया जाए कि बिना किसी ज्यादा इंसान की मदद से जरूरी सैंपल्स को धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक डिलीवर कर सके, तो ऐसे किसी यूज केस में यह गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। सही मायनों में यह एक ऐसा व्हीकल है जिसको लेकर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, पर यकीन मानिए अगर एक बार ये मार्केट में सक्सेसफुली ट्रायल में काम कर गया तो इसके बाद हम लोग स्पेस जर्नी के मामले में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एक अंडरकवर ट्रायल के दौरान इसके प्रोटोकॉल को टेस्ट किया गया था, तब वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक काम कर गया था, जिसको लेकर बाद में MIT के अपने स्टेटमेंट में बहुत सारे खुलासे किए। स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने एक ऐसे टेस्ट व्हीकल का डेवलप किया था जिसका शायद हमारी हथेली के बराबर और वजन अंडे के जितना था। बाद में जब इसके ट्रायल को अंजाम दिया गया तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाया गया टेस्ट की तकरीबन 2 पाउंड यानी कि 0.9 किलोग्राम जितना वजन की आसानी से उठा ले रहा था जब उन्होंने मून के सिमिलर सराउंडिंग में रखा। अभी से यह बात तो साफ हो गई थी कि उन्होंने जिस डिजाइन को दिमाग में सोचा था उसकी स्टार्टिंग से लेकर फंक्शनिंग तक जो सोच थी वह सभी 100% अच्छी तरह से काम कर रही थी और बस इस स्टाइल की पुष्टि के बाद बड़े बड़े आकार के मशीनों को डेवलप करने के लिए गुड टू गो हो गए थे। आगे अपने स्टेटमेंट में उन्होंने यह भी बताया कि चांद की सतह का इलेक्ट्रिक चार्ज उतना कैपेबल है कि वह अपने व्हीकल को तकरीबन 3 फीट की ऊंचाई से बड़े आराम से छूने देगा, जिसको समय के साथ साथ बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा उनके हिसाब से जैसे जैसे इनमें बदलाव लिए जाएंगे वैसे वैसे उनके आकार को भी बढ़ाया जाएगा, उसके साथ उसके बूस्टर भी इवॉल्व होंगे और यही स्पेसक्राफ्ट आगे आने वाले वक्त में 1 क्विंटल तक के वजन को भी उठा पाएंगे। नासा का मानना है कि जिस प्रकार से हमें छोटी से छोटी चीज के लिए बड़े से बड़े मिशन प्लान करना पड़ता है, अगर इसी तरह की टेक्नोलॉजी छोटे रूप के कैमरे के साथ एडॉप्ट करके अंतरिक्ष में आसानी से भेजे जा सकते हैं तो हम लोग कुछ $1000 की कीमत में ही हम लोग बहुत ही बड़े ऑपरेशन बड़ी आसानी से चला सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कुछ महीने पहले ही एक ऐसे एस्ट्रॉइड के बारे में सुना था जो साल 2031 के आसपास हमारी धरती के काफी पास से गुजरेगा और वह सीधा वुड क्लाउड से आया है। अब हाल फिलहाल की स्थिति के हिसाब से अगर हमें इसके बारे में जानकारियां जुटानी है तो हम एक बड़े स्पेस मिशन को अंजाम देना होगा जिनमें लाखों डॉलर खर्च हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा समय भी लगेगा। और वही अगर हम लोग ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को एज एन अल्टरनेटिव किसी मिशन के लिए देखें तो मात्र छोटा सा ओवरिंग स्पेस क्राफ्ट ही आसानी से भेजा जा सकता है जो हमें मतलब भर की जानकारी भी दे देगा और कुछ ऐसी खास खास तस्वीरें जो हमें उस ऑब्जेक्ट से कैप्चर करके देगा, जिसकी मदद से हमारे पास जरूरी सारा डेटा बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा और बहुत ही कम कीमत में हमारा काम भी हो जाएगा। हालांकि इस तरह की टेक्नोलॉजी सभी मिशन में कब तक यूज हो पाएंगी और असल जिंदगी में टेक्नोलॉजी कब तक काम में लाई जाएगी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब इसको लेकर आपका क्या अनुमान है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पता है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।